हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सीटेट या सुपर टेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जीन पियाजेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऐसा टॉपिक है जिसे बिल्कुल भी हम छोड़ नहीं सकते। इस टॉपिक से हर बार कंसेप्चुअल, असर्जन, रीज़न और क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को विस्तार से समझा था। अब सवाल ये है कि कंसेप्ट तो हमने समझ लिए, कीवर्ड्स हमने समझ लिए, तो उनका वास्तविक जीवन में बच्चों के मानसिक विकास से क्या संबंध होता है। आखिर बच्चा किस उम्र में क्या सोचता है, कैसे सीखता है और उसकी सोच में किस प्रकार का बदलाव आता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस में मिलता है। इसलिए आज की क्लास में पियाजेट की चारों संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को हम आसान भाषा में अच्छे उदाहरणों के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडॉप्टेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्कीमा जब हमारे माइंड में पहले से कोई इमेज, कोई ज्ञान मौजूद होता है। एसिमिलेशन जब नई जानकारी पुरानी जानकारी के साथ फिट बैठ जाती है। अकोमोडेशन जब नया ज्ञान पुराने ज्ञान के साथ फिट नहीं होता तो स्कीमा में हमें चेंजेस करना पड़ता है। अडॉप्टेशन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की जो प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण के साथ हम समायोजन करते हैं उसको हम अडॉप्टेशन कहते हैं। इक्विलिब्रेशन जब नई और पुरानी जानकारी के साथ हमारा संतुलन बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब पियाजेट के अनुसार सभी बच्चे एक निश्चित क्रम में 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। इन स्टेजेस का सीक्वेंस सभी बच्चों में एक समान रहता है। क्रम बदला नहीं जा सकता, केवल गति अलग हो सकती है। ठीक है। अब देखते हैं वो चारों स्टेजेस क्या हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस। तो फर्स्ट होती है सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 वर्ष तक चलती है। सेकंड होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष चलती है। और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से आगे तक चलती है। इसको हम कहते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, इनको हम वन बाय वन समझते हैं। जीन पियाजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बताई गई पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का नाम क्यों पड़ा, इसको संवेदी गति अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो देखकर, सुनकर, छूकर किसी भी चीज़ को सीखता है, पहचानता है। वो हर चीज़ को हाथ में लेकर देखता है, दबाकर देखता है, टॉयज़ को मुंह में डालकर देखता है। ठीक है। तो वो अपने सेंसों का यूज़ करके सीख रहा है, इसलिए इस स्टेज का नाम सेंसरी मोटर स्टेज है। ठीक है। ये पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अपने सेंसेस का और अपनी मोटर एक्टिविटीज़ का शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। यहाँ पर बच्चा इंद्रियों से, क्रियाओं से सीखता है। इंद्रियों से जो क्रिया करता है उनके द्वारा बच्चा सीखता है। जैसे कि वो बच्चा दुनिया को देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर और सूंघकर समझता है। यही तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और इन्हीं के थ्रू बच्चा सीखता है। बच्चे को कोई टॉयज़ मिल जाएगा, वो उसे मुंह में डालेगा, उसको दबा कर देखेगा, उसको गिरा कर देखेगा। इस तरह बच्चा अपनी लर्निंग करता है। ठीक है। तो ये थी फर्स्ट स्टेज, जिसकी पहली विशेषता थी कि बच्चा अपने इंद्रियों से सीखता है। अब दूसरी विशेषता क्या है? सेकंड है कि बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है दोस्तों? ऐसी क्रिया जो बच्चे को किसी ने सिखाई नहीं है और वो उसे जन्मजात लेकर आया और खुद से कर रहा है। उसने किसी को करते भी नहीं देखा, खुद से कर रहा है वो जन्मजात क्रिया, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि बच्चे के मुंह में आप फिंगर डालो तो वो डालते ही चूसने लगता है, या दूध की बोतल लगाओ तो डालते ही चूसने लगता है। उसे किसी ने बताया नहीं है कि आपको ये करना है। अगर आप उसे अपनी फिंगर पकड़ाओ तो वो फिंगर को बहुत टाइट पकड़ लेता है। ठीक है। तेज़ आवाज़ आने पर चौंक जाएगा। और अगर कोई उसके पैर को, तलवे को छुए तो अपने पैरों को पीछे खींचता है, पेट की तरफ पैर के घुटने को लेकर आता है। ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये प्रवृत्ति क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अगर आप रूम की लाइट जलाओगे तो बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेगा। ठीक है। जैसे हम चौंधे में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। तो यह बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं है। जन्म के समय बच्चे के व्यवहार मुख्यतः जन्मजात होते हैं। जो भी बच्चे का जन्म के समय का जो व्यवहार है वो जन्मजात है। उन्हीं जन्मजात क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट विशेषता होती है वर्ताकार क्रियाएं, यानी कि सर्कुलर रिएक्शन। यदि किसी क्रिया से बच्चे को आनंद मिलता है
तो वो उसे बार बार दोहराता है। यही होता है सर्कुलेशन रिएक्शन। बच्चे ने टीवी का रिमोट गिराया, रिमोट गिराने से एक आवाज़ आई, अब माँ उसे उठाकर दे देती है और बच्चा फिर से उसे गिराता है। ऐसे ही वह अपने टॉयज़ के साथ करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे खिलौनों से खेलते नहीं हैं, खिलौने तोड़ते हैं, फेंक फेंक कर मारते हैं। वो फेंक कर नहीं मार रहे, वो अपना सर्कुलेशन प्रोसेस कर रहे हैं, उससे भी वो सीख रहे हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे को जिस क्रिया में आनंद आता है उस क्रिया को बच्चा बार बार दोहराता है। नेक्स्ट विशेषता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। बच्चा किसी काम को बार बार करने की कोशिश करता है, गलत होने पर फिर से प्रयास करता है और धीरे धीरे सही तरीका सीख जाता है। बच्चा ब्लॉक्स को लेकर बैठा है और वो ब्लॉक्स को बनाने की कोशिश करता है। वो ब्लॉक्स को कई तरह से लगाने का प्रयास करता है, लेकिन ब्लॉक्स जो हैं वो गिर जाते हैं। पर जब बच्चा कई बार कोशिश करता है तो आखिरकार सही तरीके से वो ब्लॉक्स को खड़े कर लेता है और ब्लॉक से कोई ना कोई फिगर भी वो बना देता है। ठीक है, तो बच्चा गलतियों से सीखता है और अनुभव के द्वारा सीखता है, तो इसे हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है जो बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज में करते हैं, साधन साध्य संबंध, मीन्स एंड बिहेवियर। बच्चा समझने लगता है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसे कौन सा बिहेव करना है, कौन सा साधन करना होगा। जैसे कि कोई टॉयज उसका बहुत दूर रखा है खिलौने पर और वो उसे पकड़ना चाहता है, तो पहले वो मेज को पकड़ेगा, फिर अपने थोड़े पैर उचकाएगा, उसके बाद खिलौना पास नहीं आता तो वो मेज पर बिछे कपड़े को ही खींचना शुरू करता है, और जब कपड़ा खींचता है तो वो टॉयज पास आता है और बच्चा उसे पकड़ लेता है। इस तरह ये हुआ हमारा मीन्स एंड बिहेवियर। बच्चा समझता है कि किस क्रिया को करने से कौन सा लक्ष्य प्राप्त होगा। नेक्स्ट विशेषता है वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि अगर आपके सामने कोई वस्तु है तब तो हमारी इमेज उसके सामने बनी हुई है, लेकिन अगर वस्तु को हटा लिया जाए तब भी बच्चा उस वस्तु को नहीं भूलता। उसे पता होता है कि वस्तु यहीं कहीं है, वो दिमाग से उस वस्तु को नहीं निकाल पाता, यानी कि वो वस्तु उसके माइंड में परमानेंट हो गई है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा समझने लगता है कि वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। यह इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। बच्चे के आगे कोई खिलौना पड़ा हुआ है, अब अगर आप उस खिलौने को हटा देते हैं, चलो खिलौना छोड़ो, खिलौना तो हम बच्चों को दे ही देते हैं। अगर कोई टीवी का रिमोट होता है, कार की चाबी वगैरह होती है और बच्चा उसे लेना चाहता है तो हम उसे छुपा देते हैं, हम कहते हैं कोको ले गई। क्या बच्चा मानता है कोको ले गई? वो नहीं मानता। वो खड़े होकर पहले हमारे पीछे देखता है, हमारे हाथ खुलवाता है, फिर हमारी हटा के तकिए वगैरह हटा के देखता है और चीज़ को ढूंढता है, यानी कि हमने चीज़ गायब कर दी है, फिर भी बच्चे के माइंड से चीज़ गायब नहीं हुई है। इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, और ये सेंसरी मोटर स्टेज की ही विशेषता होती है। ठीक है, 7th पॉइंट इज डेफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण। डेफर्ड का मतलब है जो काम हम देरी से करें, बाद में करें। तो बच्चा हमारा हमें इमिटेट करता है, हमारा अनुकरण करता है। तो इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, वो हमारे को पहले ऑब्जर्व करते रहते हैं और उस क्रिया को बहुत देर बाद दोहराते हैं। जैसे कि बच्चे ने पापा को फ़ोन पर बात करते हुए देखा, तो अभी बच्चा तुरंत फ़ोन पे बात नहीं करेगा, लेकिन कुछ समय बाद जब वो खेल कूद में लग जाएगा तब वो कोई भी चीज़ उठाएगा, रिमोट वगैरह कुछ भी, और पापा की तरह एक्टिंग करेगा, हेलो फ़ोन पे बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है, या हम जब क्लैपिंग बजाते हैं तो बच्चा पहले हमें देख रहा होता है और कुछ टाइम बाद वो हमारी क्लैपिंग की कोशिश करता है और क्लैपिंग बजाता है। तो ये होता है डेफर्ड इमिटेशन। बच्चा बाद में उस क्रिया को करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट विशेषता है सिंबॉलिक थिंकिंग। सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चों में 18 से 24 महीने के आसपास होती है, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा कुछ बोलने लगता है, और यही चलकर ये सिंबॉलिक थिंकिंग आगे चलकर हमारी भाषा का विकास करती है, हमारी सोच कल्पना का विकास करती है। समझते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग होता क्या है। सिंबॉलिक थिंकिंग, जब बच्चा किसी वस्तु को असल में वस्तु को यूज़ ना करके उसकी जगह किसी और वस्तु का प्रयोग करता है और अपने खेलने में उस वस्तु को यूज़ करता है, तो उसे हम सिंबॉलिक थिंकिंग कहते हैं। जैसे कि बच्चे के पास एक रिमोट है और बच्चे ने रिमोट को उठाया और उसको एक फ़ोन की तरह यूज़ किया। एक लकड़ी पड़ी है, उस लकड़ी को एक घोड़े की तरह यूज़ कर रहा है। ठीक है, या कोई पेन पड़ा है और उसको बच्चा बेलन की तरह यूज़ कर रहा है, जैसे मम्मी रोटी बेलती है ना, वैसे बेल के देख रहा है बच्चा उसको। तो ये सिंबॉलिक थिंकिंग है। यहाँ पर बच्चा ये विकसित कैसे होती है, बच्चा किस चीज़ को पहले ऑब्जर्व करता है, किसी दूसरों के अंदर, दूसरों के व्यवहार में किसी क्रिया को ऑब्जर्व करता है, फिर उसको समझता है, अच्छा ये कर क्या रहे हैं, ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कल्पना करता है कि उसके पास भी किसी का फ़ोन आ रहा है और वो भी फ़ोन रिसीव करके बात कर रहा है। इसके लिए वो कोई भी वस्तु, टीवी का रिमोट या कोई भी ऐसी चीज़ जो दिखने में फ़ोन जैसे फ्लैट होती है उसको उठा लेता है, कोई खाली डब्बा वगैरह, और फिर वो भी कोशिश करता है, पूरी कॉपी करता है कि वो फ़ोन पर ही बात कर रहा है, और ऐसे ही उसके एक्सप्रेशंस होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने सिंबॉलिक थिंकिंग का यूज़ किया है
ये है सिंबॉलिक थिंकिंग, और इसी से चल के बच्चे भाषा सीखते हैं, आगे सोचना समझना सीखते हैं। ठीक है, अब एक नज़र में रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में कौन कौन सी विशेषताएं बच्चों के अंदर देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट है लर्निंग थ्रू सेंस ऑर्गन्स, रिफ्लेक्स एक्शन, सर्कुलर रिएक्शंस, ट्रायल एंड एरर बिहेवियर, मीन्स एंड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, डेफर्ड लिमिटेशन। ठीक है, अब समझते हैं कि 0 से 2 वर्ष की एज में फर्स्ट स्टेज में बच्चे के अंदर कौन से गुण विकसित नहीं होते। इस अवस्था में बच्चा केवल इंद्रियों से और शारीरिक क्रियाओं से सीखता है, इसलिए जो कुछ गुण हैं जो बच्चों में विकसित नहीं होते वो है, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती, बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी नहीं आती, कंजर्वेशन के नियम बच्चा नहीं सीखता, रिवर्सिबिलिटी के गुण बच्चों में नहीं आते हैं, और पर्सपेक्टिव टेकिंग बच्चों के अंदर नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह सेकेंड स्टेज है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। यह 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के लिए होती है बच्चों में। अगर बच्चा 2 से 7 वर्ष का है तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। इस अवस्था के अंदर दो सब स्टेजेस होती हैं। एक है सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज यानी कि प्रतीकात्मक कार्य अवस्था, एंड सेकेंड है इंट्यूटिव थॉट स्टेज यानी कि सहज ज्ञान अवस्था। जो प्रतीकात्मक कार्य अवस्था है वो 2 से 4 वर्ष चलती है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के शुरुआती चरण में वो चलती है, और जो सहज ज्ञान अवस्था है वो 4 से 7 वर्ष तक चलती है। तो पहले समझते हैं कि सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज क्या है। सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज में बच्चा सिंबल्स का यूज़ करके प्रयोग करता है, जिससे उसकी भाषा का तेज़ी से विकास होता है, और वो कल्पनात्मक खेल खेलता है, वस्तु को दूसरी वस्तु का प्रतीक मान लेता है। जैसे कि वो गुड़िया को एक छोटा बच्चा मान लेगा, बीमार बच्चा मान लेगा और खुद डॉक्टर बन जाएगा। किसी भी चीज़ को टेलीफोन मान लेगा, किसी डिब्बे को कार मान लेगा, कप को गाड़ी मान लेगा। इस तरह वो सिंबलिक करके, सिम्बलाइजिंग के वे में बच्चा उनको खेलता है, यूज़ करता है। ठीक है, सेकेंड है हमारी इंट्यूटिव थॉट स्टेज, सहज ज्ञान अवस्था। ये 4 से 7 वर्ष चलती है। इसमें बच्चा बहुत सारे प्रश्न पूछता है, बहुत तरीक़ों से सोचता है, और अपनी तर्कपूर्ण सोच अभी विकसित नहीं हुई है उसके अंदर, लेकिन वो अपने ही हिसाब से कारणों को अपने ही हिसाब से कारण समझ लेता है, क्योंकि उसके अंदर भी ईगो सेंट्रिज्म है। बच्चा अपने आप ही समझ लेता है कि आज बारिश इसलिए हुई है क्योंकि मेरे पापा नया छाता लाए हैं। ठीक है, सूरज कहाँ छिप गया, वो रात को सोने चला गया। उसने अपने ही कारण, अपने ही तर्क लगा लिए, जो कि अभी कोई तर्क उसके अंदर विकसित नहीं हुआ है, तर्कपूर्ण शक्ति उसके अंदर अभी नहीं आई है। अपने हिसाब से वो सोचता है, समझता है इसे, क्योंकि बच्चा अभी ईगो सेंट्रिज्म स्टेज में होता है। तो ये थी बच्चे की सहज ज्ञान अवस्था। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो विशेषताएं हैं उन पर फोकस करते हैं। फर्स्ट है, बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। बच्चा वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए अन्य प्रतीकों का उपयोग कर लेता है। वो किसी भी लकड़ी को घोड़ा बना लेगा, कप को कार बना लेगा। ठीक है, कोई भी सामान को वो अपना फ़ोन बना लेगा। इस तरह से बच्चा अपना खेल खेलता है। सेकेंड है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। बच्चे की भाषा का तीव्र विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे की जो भाषा है वो बहुत तेज़ी से विकसित होती है। हम देखते हैं जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, तब बच्चा बहुत कम बोल पाता है, 2 अक्षर 3 अक्षर वाले शब्द बोल पाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा 2 साल क्रॉस करता है और 3 साल तक, 4 साल तक आते आते वो पूरे बड़े बड़े वाक्य बहुत अच्छे से बोल पाता है। तो यानी कि जो भाषा का डेवलपमेंट है वो इसी स्टेज में हुआ है, और बहुत तेज़ी से भाषा का डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पर होता है। थर्ड विशेषता है बच्चा कल्पनाशीलता का विकास बच्चे में हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। बच्चा हमेशा ऐसे ही खेल खेलता है इस एज में जिसमें कल्पनाएं होती हैं। वो अपनी सोच से नई नई चीज़ें बनाता है और काल्पनिक खेल खेलना पसंद करता है। जैसे कोई टेडी बियर है, उसको एक पेशेंट बना लेगा और खुद डॉक्टर बन जाएगा। कोई पेन वगैरह लेके उसको सुई लगाएगा, दवाई खिलाएगा। ठीक है, इस तरह के खेल बच्चा खेलता है। ये सब काल्पनिक खेल हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बच्चा गुड़िया या खिलौने के साथ चाय पार्टी करने का नाटक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मकेंद्रितता सबसे अधिक होती है। ईगो सेंट्रिज्म बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा सोचता है कि सभी लोग वही देखते सोचते हैं जिस तरह का वो महसूस करता है, वो समझता है। वह दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। जैसे कि बच्चा यहाँ पर फ़ोन पर बात कर रहा है और वो फ़ोन पर बात करते हुए चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि चीज़ें मुझे दिख रही हैं, अगर ये कार मुझे दिख रही है तो मेरे पापा को भी फ़ोन पर दिखाई दे रही होगी। वो ये नहीं समझता कि फ़ोन पर केवल ऑडियो जा रहा है, वीडियो अभी नहीं दिख रहा है। तो बच्चा वैसे ही सोचता है, उसे लगता है सब मेरी तरह ही समझ पा रहे हैं, मेरी तरह ही देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे का ईगो सेंट्रिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पर होता है।
नेक्स्ट है बच्चे में सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है। सेंट्रेशन का मतलब है कि बच्चा किसी भी चीज़ का सिर्फ एक ही पहलू देखता है, एक ही डायमेंशन पर थिंकिंग करता है और उसी को वो मान कर रखता है। उसे और किसी से कोई मतलब नहीं कि दूसरे इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। वो किसी भी वस्तु का बस एक पहलू देखता है। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि 1 किलो रुई में ज़्यादा वज़न होगा या 1 किलो आलू में ज़्यादा वज़न होगा? तो मैंने सोचा रुई तो बहुत हल्की होती है, आलू तो भारी होता है, तो आलू में ही ज़्यादा वज़न होगा। मैंने बस ये सोच के उसको आंसर दे दिया। तब मेरे अंदर ये सेंट्रेशन का गुण प्रेजेंट होगा और मैंने ये नहीं सोचा कि ये दोनों ही 1 किलो हैं, तो 1 किलो तो दोनों ही बराबर होंगे ना, चाहे आलू हो चाहे रुई हो। तो इस तरह बच्चे में सेंट्रेशन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंजर्वेशन। बच्चा समझ नहीं पाता कि आकार बदलने पर चीज़ों की जो मात्रा है, जो संख्या है, वो समान रहती है। आकार बदलने से चीज़ों पे की मात्रा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते क्योंकि उसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। बच्चा मात्रा की स्थिरता को नहीं समझ पाता। वो सिर्फ देखता है कि चीज़ में आकृति बड़ी किसकी है। लंबा गिलास है तो इसमें पानी ज़्यादा है, ये चपटी कटोरी है तो इसमें पानी कम है। बच्चा इस तरह से सोचता है। तो बच्चे की इस तरह की थिंकिंग उसकी लैक ऑफ कंजर्वेशन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट। अपरिवर्तनीयता का गुण बच्चों में पाया जाता है, यानी कि बच्चों को किसी क्रिया को उल्टा करके करना बच्चों को नहीं आता। अगर आप वो कोई चीज़ सीधे क्रम में कर रहे हैं और अगर आप उनसे उल्टे क्रम में करवाओ तो वो चीज़ को नहीं कर पाते। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, टीचर ने बच्चे को पूछा कि 5+3 कितना होता है। बच्चा बता देगा 8। लेकिन जब हम उससे पूछते हैं कि 8 में से 3 गए तो कितने बचे, तो वहाँ बच्चा अटक जाता है। यानी कि बच्चे के अंदर अभी इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं आया है और ये इस स्टेज की विशेषता है। नेक्स्ट है बच्चे के अंदर जीववाद पाया जाता है, एनिमिज्म पाया जाता है। बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित की तरह मानता है। अगर उसकी डॉल गिर जाए तो वो रोता है कि इसको चोट लग गई, इसको दवाई लगाओ। वो सोचता है कि प्रकृति और वस्तुओं की भी चीज़ें जो हैं उनके अंदर भी भावनाएं और इच्छाएं होती हैं। वो सोचता है कि चंदा मामा मेरे साथ साथ चल रहे हैं, वो भी एक जीव हैं। ठीक है, आज मेरी कार दुखी है, वो इसलिए गंदी दिख रही है क्योंकि वो दुखी है। कार पे अगर डस्ट है तो कहता है कि बच्चा मेरी कार आज दुखी है इसलिए नहाई नहीं, गंदी दिख रही है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे सोचता है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर एनिज्म है, वो हर चीज़ के अंदर जीववाद को देख रहा है कि हर चीज़ जीवित है। ठीक है, नेक्स्ट 3 पॉइंट और हैं। 9th है आर्टिफिशियलिज्म, यानी कि बच्चा सोचता है कि जो दुनिया की हर चीज़ है ना वो मनुष्य द्वारा बनाई गई है। चाहे चाँद है, सूरज है, पर्वत है, और वैसे क्वेश्चन पूछते हैं इतना ऊंचा पहाड़ किसने बनाया, ये सूरज किसने बनाया। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर आर्टिफिशियलिज्म होता है। नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग करता है, यानी कि बच्चा दो बिल्कुल असंबंधित चीज़ों को, जिनका कोई रिलेशन ही आपस में नहीं है, उनको साथ में जोड़ देता है और उसका तर्क सही नहीं होता बल्कि वो कल्पनाओं पर जोड़ता है, कल्पनाओं पर आधारित वो बातें जोड़ता है। जैसे कि बच्चा कहता है कि आज बारिश की बात हम सुबह ही कर रहे थे इसलिए ही बारिश हो गई है। ठीक है, तो कोई तर्क नहीं है कि हम आज बारिश की बात करेंगे तो बारिश होगी, पर बच्चे ने यहाँ पर अपना तर्क लगा लिया, अपनी कल्पना लगा ली है और उन दोनों चीज़ों को कारण परिणाम को जोड़ दिया है। तो ये होता है हमारा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है बच्चे के अंदर सहज विचार प्रबल होता है। बच्चा तर्क के बजाय सहज अनुमान से उत्तर देता है। वो बिना सोचे समझे ऐसा ही होता है, बस ऐसे उत्तर दे देगा। तर्क शक्ति की तुलना यहाँ पर छोड़ो, तर्क शक्ति उसके अंदर होती ही नहीं है। बच्चे से पूछेंगे आसमान नीला क्यों है, क्योंकि ये आसमान नीला ही होता है, ये बच्चे का जवाब होगा। ठीक है, आसमान में तारे क्यों चमकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आसमान में तारे चमकते रहते हैं। इस तरह बच्चा जवाब देता है। तो बच्चे के अंदर जो अपना विचार है ना वो वही प्रबल है, उसको और कोई ज़्यादा सोच विचार वो नहीं करता इसके अलावा। तो एक बार इनको एक नज़र में देखते हैं कि क्या था प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं। बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग होती है, उसके लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन का डेवलपमेंट उसमें होता है। इगोसेंट्रिज्म का गुण उसके अंदर होता है। सेंट्रेशन बच्चे के अंदर प्रेजेंट होता है। बच्चे में लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है। बच्चा एनिमिज्म पे विश्वास करता है, एनिमिज्म उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और आर्टिफिशियल चीज़ों को भी वो, नेचर की चीज़ों को भी वो आर्टिफिशियल मानता है, आर्टिफिशियलिज्म उसके अंदर होता है। और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बच्चा बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो ये थी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं और बच्चों के अंदर ये विशेषताएं बहुत देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा पहली बार तार्किक चिंतन करना शुरू करता है, लेकिन उसका तर्क केवल वास्तविक यानी कंक्रीट वस्तुओं पर ही होता है। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, जो वास्तविक रूप में हमारे सामने प्रेजेंट हो। ऑपरेशन मीन्स मानसिक क्रियाएं, अर्थात बच्चा मानसिक जो क्रियाएं करता है, मेंटल ऑपरेशन जो करता है वो कर सकता है, लेकिन केवल वास्तविक वस्तुओं के संदर्भ में। चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट होनी चाहिए
ठीक है। तो ये पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का तीसरी स्टेज है। बच्चा वस्तुओं को केवल देखकर निर्णय नहीं करता बल्कि उनके तार्किक संबंध भी समझने लगता है। यही कारण है कि पियाजेट ने इसे लॉजिकल थिंकिंग स्टेज भी माना है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण विकसित हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी विकसित हो जाती है। जो प्रीवियस स्टेज में नहीं था वो चीज़ें बच्चे के अंदर यहाँ आने लगती हैं। इगोसेंट्रिज्म कम हो जाता है बच्चे के अंदर से। अब बच्चा चीज़ों का क्लासिफिकेशन कर सकता है, सीरिएशन कर सकता है, डिसेंट्रेशन उसके अंदर विकसित हो जाता है, वो तार्किक सोच कर सकता है। बस एक कमी रहती है जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी उसके अंदर नहीं आई होती स्टेज में। ठीक है, इस स्टेज की कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की जो विशेषताएं हैं अब जरा उनको देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। बच्चा कंजर्वेशन को समझने लगता है। वो समझने लगता है कि आकार या रूप बदलने पर भी क्वांटिटी एक ही रहती है। ठीक है। सेकंड है यहाँ पर प्रतिवर्णिता यानी कि रिवर्सिबिलिटी। बच्चा अब किसी मानसिक क्रिया को उल्टा करके सोच सकता है। अगर आप उससे पूछेंगे कि 10 और 5 कितने हुए, बता देगा 15, और 15 में से 5 गए तो तुरंत बता देगा कि 10 बचे। तो जो क्रिया पहले से बाद में किस सीरिएशन में हो रही है उसको वापस उल्टा किया जाए तो कैसे करना है बच्चा ये समझ जाता है। इसलिए बच्चा बैक काउंटिंग, बैक टेबल्स वगैरह करने लगता है इस एज में आके। ठीक है, बच्चा समझता है कि आकार बदलने पर भी वस्तु अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकती है। अगर मैंने 10 रुपये में 5 रुपये जोड़े हैं तो 5 रुपये निकाल भी सकता हूँ। इस तरह बच्चा यहाँ पर समझने लगता है। थर्ड है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन का मीन्स है अब बच्चा किसी वस्तु के केवल एक पहलू पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो किसी वस्तु के हर पहलू पर, सभी पहलुओं पर ध्यान दे पाता है। वो बता देगा कि अगर बर्तन की लंबाई कम है और एक बर्तन की लंबाई ज़्यादा है तो पानी की मात्रा दोनों में समान है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो बच्चा सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। बच्चा वस्तुओं के समान गुणों या विशेषताओं के आधार पर उनको समूह में बांटना सीख जाता है। फ्रेंड, जो गुण बच्चे में यहाँ पर विकसित हो रहे हैं ना कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, यही सारी एक्टिविटीज़ हमें बच्चों की 3rd क्लास की बुक्स में, 4th में, 2nd में भी आ जाती हैं। ये सारे गुण जो बच्चे के हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसी तरह की चीज़ें हम बच्चों की बुक्स में देखते हैं फिर। ठीक है, तो सिलेबस भी हमारा बच्चों की मेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग ही तो बनता है। तो पियाजेट की थ्योरी हमारे लिए इस तरह हेल्पफुल होती है। अब नेक्स्ट गुण देखते हैं बच्चों में और क्या आ जाता है। तो 5th है हमारा कि बच्चों के अंदर क्लास इंक्लूजन, वर्ग समावेशन का गुण आ जाता है। बच्चा समझता है कि बड़ा वर्ग छोटे वर्ग को अपने अंदर शामिल करता है। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, सेब फलों का एक हिस्सा है इसलिए फल ज़्यादा है। अब बच्चे से पूछा जाएगा फल ज़्यादा है या सेब, तो बच्चा बोलेगा फल ज़्यादा है। यानी कि बच्चा वर्गों के बीच संबंध को तार्किक रूप से समझता है। नेक्स्ट है सीरिएशन। बच्चा वस्तुओं को किसी भी विशेष गुण के आधार पर क्रम में लगा सकता है, हल्के से भारी के आधार पर, छोटे से बड़े के आधार पर, लंबाई के आधार पर या वजन के आधार पर। तो बच्चा वस्तुओं को तार्किक क्रम में ऑर्डर में लगाने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस, संगणनात्मक निष्कर्ष। बच्चा 2 संबंधों के आधार पर तीसरा संबंध निकाल सकता है। यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो बच्चा समझता है कि ए बड़ा है, ए बी सी से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि बच्चे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का गुण जो है वो डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट है बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बीच कारण परिणाम को समझ सकता है। अब बच्चा बता देगा कि बिजली इसलिए चमक रही है क्योंकि अभी बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं बारिश होने वाली है, या लाइट इसलिए चली गई क्योंकि बारिश होने वाली है या बारिश हो रही है। तो इस तरह जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, बच्चा उसको अब समझता है। बच्चा 2 घटनाओं के बीच तार्किक संबंध को समझकर एक अच्छा निष्कर्ष निकालता है। 7 वर्ष के बाद बच्चे के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग भी आ जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि कई विशिष्ट उदाहरणों को समझकर उनका अवलोकन करके बच्चा उनमें से समान गुणों को पहचान लेता है और उन समान नियमों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालता है। जैसे कि बच्चे ने पहले लोहे को गर्म करा, देखा वह फैल गया, फिर तांबे को गर्म करने पर वह भी फैल जाता है, एल्युमिनियम को गर्म करने पर वह भी फैल जाता है। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि धातुएं गर्म करने पर फैल जाती हैं। बच्चा विशेष से सामान्य की ओर सोचने लगता है। नेक्स्ट है बच्चे के अंदर आत्म केंद्रिता की कमी आ जाती है। ईगोसेंट्रिज्म जो है वो कम हो जाता है। अब बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को भी, दूसरों की भावनाओं को भी, दूसरों के विचारों को भी समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मूर्त तर्क। बच्चा कॉन्क्रीट रीजनिंग करता है। बच्चा वास्तविक कॉन्क्रीट यानी कि जो वस्तुएं के सामने प्रेजेंट हैं उनकी स्थितियों के आधार पर तर्क कर सकता है। तर्क केवल मूर्त वस्तुओं और वास्तविक स्थितियों के आधार पर ही बच्चा भी कर पाता है। अभी वह मूर्त विचारों पर तर्क नहीं कर सकता। 2 बर्तनों में पानी समान मात्रा में है, बच्चा एक तर्क देकर बताता है कि दोनों में पानी बराबर है क्योंकि दोनों की मात्रा समान है। तो बच्चा कारण परिणाम,
तुलना, माप, संख्या, लंबाई, भार आदि के आधार पर तार्किक निर्णय ले सकता है। बच्चा वास्तविक स्थितियों को देखकर उनके आधार पर तर्क करता है। तो हमने जाना बच्चा विशेष से सामान्य की ओर सोचने लगता है, बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने लगता है और वह वास्तविक स्थितियों के आधार पर अपने तर्क का प्रयोग करने लगता है। इस तरह इन्हीं विशेषताओं से बच्चे के अंदर तार्किक सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता बच्चों के अंदर विकसित होने लगती है। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेज, पियाजेट की डेवलपमेंट थ्योरी की फोर्थ स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से आगे के बच्चों के लिए होती है। जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की ये चौथी अवस्था है। इस अवस्था में किशोर और वयस्क ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं जो सामने मौजूद नहीं है, जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त रूप में हैं, हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, उनके बारे में भी बच्चे अब तर्क कर पाते हैं, परिकल्पना कर पाते हैं और चिंतन करने लगते हैं। फॉर्मल मीन्स होता है अमूर्त, जो चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है। मानसिक क्रियाएं, ऑपरेशनल यानी कि मानसिक क्रियाएं, यानी कि जो वस्तुएं रियलिटी में हमारे सामने नहीं है उनके बारे में भी हम सोच पाते हैं, उनकी संभावनाओं के बारे में हम सोच पाते हैं। तो इस स्टेज की जो विशेषताएं होती हैं वो होती है बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का गुण आ जाता है, बच्चा साइंटिफिक रीजनिंग करने लगता है, बच्चे में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, प्रोपोजिशनल थिंकिंग बच्चा करता है, मेटाकॉग्निशन बच्चे के अंदर आ जाता है, फ्यूचर प्लानिंग बच्चा कर सकता है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुण बच्चे में आ जाता है और बच्चा आइडियलिस्टिक थिंकिंग कर पाता है। अब फॉर्मल स्टेज की विशेषताओं को वन बाय वन समझते हैं। तो फर्स्ट थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस अवस्था में जो बच्चा है वो अमूर्त विचारों, सिद्धांतों और मूल्य धारणाओं को समझ सकते हैं। अगर टीचर बोलता है कि बेटा आप आगे ईमानदारी पर एक थोड़ी सी 10 लाइनें बोलिए, तो बच्चे ने ईमानदारी कभी देखी नहीं है, लेकिन वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बच्चा खड़ा होकर बता पाएगा, 10 लाइनें वहाँ पर बोल सकता है। सेकेंड है लॉजिकल थिंकिंग। विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान तर्क, नियम और कारण परिणाम के आधार पर निकालता है। टीचर अगर बच्चों को गणित का क्वेश्चन देते हैं तो छात्र दिए गए नियमों और तर्क का उपयोग करके चरणबद्ध तरीके से बच्चे उसका उत्तर निकाल कर दे देते हैं। थर्ड है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। विद्यार्थी किसी समस्या के कई संभावित कारणों पर विचार करता है और परिकल्पनाएं बना बनाकर सही निष्कर्ष तक पहुंचता है। एग्जाम्पल है, विज्ञान की कक्षा में पौधा मुरझा रहा था, छात्र ने परिकल्पना बनाते हैं कि पानी कम है या धूप कम है या मिट्टी ठीक नहीं है, फिर जांच करके वो सही कारण का पता लगाते हैं और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। अब बच्चे के अंदर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुण भी आ जाता है। विद्यार्थी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्टों में बांटकर प्लानिंग कर क्रमबद्ध तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। शिक्षक समूह गतिविधि देते हैं बच्चों के लिए। स्कूल में प्लास्टिक का उपयोग कम करने की योजना बनानी है, तो प्रॉब्लम बड़ी है। अब बच्चे इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले वो प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके कारण को जानेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन सोचेंगे क्या समाधान हो सकता है, फिर उस सॉल्यूशन पर वो प्लान करेंगे कि इसको कैसे प्लान करना है, प्लान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस तरह से बच्चे जो बड़ी स्कूल में प्लास्टिक को कम करने की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चे सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे भविष्य की योजना बनाने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है, फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं। तो विद्यार्थी अपने भविष्य के लक्ष्यों के बारे में सोचता है, उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाता है। जब टीचर पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो कई बच्चों के पास स्पष्ट उत्तर होता है कि उन्हें क्या बनना है। कुछ बच्चे अभी भी थोड़े से रह जाते हैं, उनको नहीं पता होता उन्हें क्या करना है। ठीक है, और फिर उन बच्चों के साथ क्या होता है कि वो बनना कुछ चाहते हैं और बन कुछ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटाकॉग्निज्म, बच्चे का सोच के बारे में सोचना। यहाँ से क्वेश्चन आता है मेटाकॉग्निज्म क्या होता है। जब आप सोच के बारे में भी सोच रहे हो तो उससे कहते हैं मेटाकॉग्निज्म। विद्यार्थी समझता है कि वह कैसे सीख रहा है, अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया पर भी वह विचार कर पाता है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता है। टीचर्स कहते हैं कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाओगे, तो बच्चा पहले अपने लिए एक टाइम टेबल बनाता है, फिर टफ चीज़ों के नोट्स बनाता है और डेली प्रैक्टिस करता है और फिर वो सोचता है कि मुझे ऐसे अच्छे अंक मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे के अंदर आइडियलिज्म और वैल्यू ओरिएंटेशन बच्चे में हो जाती है। बच्चा आदर्शवाद के प्रति, मूल्यों के प्रति गंभीर चिंतन करने लगता है। विद्यार्थी समाज के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में, न्याय, समानता जैसे मूल्यों पर भी गंभीर रूप से सोचता है और अपने आदर्श बनाता है। क्लास में टीचर बच्चों से पूछता है कि हमारे समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार क्यों होना चाहिए, तो बच्चे कहते हैं क्योंकि हर व्यक्ति समान है, सबको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, सबको शिक्षा के अधिकार का समान अवसर मिलना चाहिए। इस तरह की वैल्यूज़ बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। बच्चा ट्रैफिक रूल्स को मानने लगता है, जो भी हमारे सामाजिक नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने लगता है। नेक्स्ट है बच्चों के अंदर भाषाएं, प्रतीकों का प्रभावी उपयोग, इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड सिम्बल्स। विद्यार्थी कठिन विचारों को, भावनाओं को और अवधारणाओं को
भाषा शब्दों, प्रतीकों, चार्ट, ग्राफ, संकेत आदि के माध्यम से ठीक से व्यक्त कर सकते हैं। हम क्लासरूम में देखते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे चार्ट पेपर बना के लाते हैं, इतने अच्छे तरीके से कि आप सोच नहीं सकते उन्होंने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया है। तो ये बच्चे के अंदर भाषा प्रतीकों का प्रभावी उपयोग है। बच्चों ने लैंग्वेज को सिंबल में डालना सीख लिया है, इफ़ेक्टिव यूज़ उसका करना सीख लिया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि टीचर क्लास में किसी विषय पर निबंध लिखने को कहता है, तो छात्र उन्हें इतने अच्छे से निबंध लिख के देखते हैं कि विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने लिखा हुआ है। वो उनको फ्लो चार्ट से दर्शाते हैं, प्रतीकों का यूज़ करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ग्राफ, सूत्र आदि लगाकर जिस तरह का टॉपिक है उस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों के अंदर भाषाओं को यूज़ करने का गुण बहुत अच्छे से विकसित हो जाता है। तो अब करते हैं क्विक रिवीजन कि फोर्थ स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण आ जाते हैं। बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, फ्यूचर प्लानिंग करता है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, वो इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड सिम्बल्स करता है, आइडियलिज्म और वैल्यूज़ ओरिएंटेशन हो जाता है। बच्चा किसी भी प्रॉब्लम का मल्टीपल पॉसिबिलिटी सोच सकता है। बच्चे के अंदर मेटा कॉग्निशन डेवलप हो जाता है। वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कर पाता है। साइंटिफिक टेम्पर बच्चे के अंदर आ जाता है, साइंटिफिक थिंकिंग बच्चा करने लगता है। तो ये थे हमारे चारों स्टेजेस की विशेषताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इस थ्योरी का एजुकेशन इम्प्लीकेशन। फर्स्ट है शिक्षा बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा जो अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। थर्ड है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। फोर्थ डिस्कवरी लर्निंग। फिफ्थ हमें कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलना है, क्योंकि जो हमारे सीखने की स्टेजेस है वो हमारे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है। हमें सरल से कठिन की ओर चलना है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलना है। नेक्स्ट है हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना है। प्रत्येक बालक की सीखने की जो गति है वो अलग अलग होती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करके हमें बच्चों का सिलेबस बनाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। प्रश्न पूछने और खोजने के अवसर बच्चों को देने हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों को हमें कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना चाहिए, उनको फीडबैक देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट थोड़ा बड़ा था इसलिए वीडियो लंबा हो गया, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।